अब क्वेश्चन उठता है कि सर हम फॉर्मेटिंग क्यों सीख रहे हैं, हमें तो कलर करने आता है। तो मेरा मानना है कि फॉर्मेटिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द रिपोर्टिंग। जैसे कि आप एक अच्छा टेस्टी खाना तभी अच्छा लगता है जब उसको अच्छी तरीके से डेकोरेट करते हो, उसी तरीके से आपका एक अच्छा रिपोर्ट, एक अच्छी इंफॉर्मेशन एक अच्छे तरीके से एनालाइज होके सीक्वेंस होके एक फॉर्मेट होके जाए तभी आपको तभी आपका रिपोर्ट अच्छी मानी जाएगी। माने कहने का मतलब यह है कि आपकी रिपोर्ट फर्स्ट लुक में जो था ना, लव इन फर्स्ट साइट, आपकी रिपोर्ट से लोगों को फर्स्ट एक बार देखते ही उनको प्यार हो जाए कि क्या रिपोर्ट बना है। तो ये चीज़ें आपको आएगी फॉर्मेटिंग टूल से। तो फॉर्मेटिंग में आप लोग तो बेसिकली यूज करते ही हो, लेकिन उसके अलावा कुछ ट्रिक्स है जो मैंने फाइंड आउट किए हैं जिसको नॉर्मल तरीके से आप नहीं ढूंढ सकते हो, उस पर आपको मैं सिखाने जा रहा हूँ। नॉर्मल आप बॉर्डर, बोल्ड, इटैलिक, साइज बढ़ाना, साइज घटाना, कलर, बॉर्डर सब तो लगा लेते हो, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों की पता नहीं होगा, वो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। हम चलते सबसे पहले वर्ड पे, MS वर्ड पे आते हैं। हम एक चीज़ लिखते हैं, हमने 10th लिखा, TH ऊपर किया, हमारा TH ऊपर चला जाता है, या फिर ND लिखा, सेकेंड ऊपर चला जाता है, RD लिखा, आपका RD ऊपर चला जाता है। बट अगर आप सेम काम यहाँ पे करते हो तो आपका नहीं जाता है। तो रविंद्र जी पता है कैसे जाएगा ये? अगर मान लीजिए कि आप कभी कभी क्या होता है कि हम जैसे बच्चों को बोलते हैं कि जो आप ये बनाते हो, जैसे कि प्रपोजल लेटर हो गया, कोई ऐसे लेटर वगैरह, या फिर एक्सपीरियंस लेटर हो गया, या कुछ ऐसे एक लेटर फॉर्म में आप बनाते होंगे कुछ ऑफिस के अंदर में। आप हालांकि आप लोग HR से नहीं है तो आपको नहीं पता होगा, लेकिन HR में इस तरह के लेटर्स बहुत बनते हैं, जैसे कि ज्वाइनिंग लेटर हो गया, आपका परफॉर्मेंस लेटर हो गया, आपका एक्सपीरियंस लेटर हो गया, ऐसे बहुत सारे लेटर्स बनते हैं जो कि एम्प्लॉय डेटाबेस से लिंक्ड होते हैं। तो अब फॉर्मेट सेम होता है, बस उसमें कुछ सम इंफॉर्मेशन हमें कॉपी पेस्ट करने होते हैं एक्सेल से। या फिर आप ज्वाइनिंग की बात कर लो, किसी कंपनी में आप ज्वाइन करते हो तकरीबन कितने फॉर्म भरने पड़ते होंगे आपके? मेरे हिसाब से कम तो 10 फॉर्म तो भरने ही पड़ते होंगे, 10 फॉर्म भरने पड़ते हैं, और 10 फॉर्म को भरने में तकरीबन आपको आधे घंटे का समय लगता होगा, और साथ में गलतियां भी होती होगी। तो मैंने एक ऑफिस में इस फॉर्म को मैंने बहुत अच्छे तरीके से ऑटोमेट कर दिया था। मैंने क्या किया था, जितने भी फॉर्म था उस फॉर्म को मैंने एक्सेल पे बना दिया था। एक्सेल पे बनाने पे क्या होता है कि उसमें प्रॉब्लम क्या थी कि फॉर्म तो हमारा सेम था, फॉर्म जो अलग अलग था, लेकिन इन्फॉर्मेशन तो हमारा सेम डालना था। मतलब कि अगर 10 फॉर्म है तो आपको 10 नाम 10 बार टाइप करने पड़ते थे। क्या किया कि सारे फॉर्म को एक्सेल में बना के और उसको आपस में इंटरलिंक कर दिया, जिससे क्या हुआ कि एक बार हम एक इन्फॉर्मेशन में नाम लिखते थे, ऑटोमेटिक नाम जहाँ जहाँ चाहिए चला जाता था। डेट ऑफ बर्थ लिखते थे, जहाँ जहाँ डेट ऑफ बर्थ चाहिए वहाँ ऑटोमेटिक चला जाता था। लेकिन इसके लिए मुझे फॉर्मेटिंग का टूल्स अपनाना पड़ा। जैसे कि एग्जांपल आपके सामने एक फॉर्मेट पड़ा है पैन कार्ड एप्लीकेशन का, फॉर्म 49A है, पड़ा हुआ है। ए जैसे कि जैसे कॉल सेंटर आपके पास, कॉल सेंटर में जाओ तो ए फॉर्म फिल किए जाते हैं, क्योंकि हर कॉल सेंटर में क्या होता है 12th पास की जो है बच्चे जाते हैं मोस्टली, तो उनके पास पैन कार्ड होता है, तो कंपनी उसकी पैन कार्ड फिलअप करवाती है। अब इसमें क्या है कि इस तरह के बहुत सारे फॉर्म होते थे, तो मैं बहुत सारे फॉर्म इस तरह से लिखता था और एक सीट पे इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन चाहिए उसको क्लब करके डालता था। जैसे नेम चाहिए तो मैंने यहाँ पे नेम डाल दिया, तो ऑटोमेटिकली मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडिल नेम का। तो हमने नाम यहाँ फर्स्ट नेम या मिडिल नेम लिखा और एक्सेल पे अपने आप चला गया। ये आपको सामने दिख रहा है आपको। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी कि अगर कहीं पे इस तरह से चाहिए, डेट चाहिए कि 10th अप्रैल, टेंथ अप्रैल 2014। अब सेम चीज आपको एक्सेल के अंदर लिखना है,
तो उसके लिए आपके पास एक छोटा सा तरीका है कि आप पहले जिस लेटर को आप ऊपर भेजना चाहते हो उस लेटर को सिलेक्ट कर लीजिए, देन फॉर्म में होम के अंदर फॉन्ट पे जाइए और आपके पास सुपर स्क्रिप्ट होता है, सुपर स्क्रिप्ट को सिलेक्ट कीजिए, आपका ऊपर चला जाएगा। ठीक है रविंदर जी, प्रदीप जी, समझ में आया आपको ये चीज? नहीं नहीं नहीं। नहीं, बेसिकली क्या होता है कि एक्सेल सेल है, अब वर्ड क्या है, पैराग्राफ है। एक्सेल के सेल के अंदर क्या हो रहा है ये आपको नहीं बता सकता एक्सेल, इस पे कोई ऑटोमेशन नहीं चल सकता। अब इसमें एक चीज और आती है, अगर आपको 10 डिग्री लिखना हो तो कैसे लिखोगे, या 20 डिग्री या 90 डिग्री लिखना हो तो? प्रदीप जी कोई आइडिया है? तो कैसे करें? हम स्मॉल में ओ को रखेंगे और फिर इस ओ को कर देंगे सुपरस्क्रिप्ट। अब इसमें एक और तरीका आपको बताता हूँ कि आपको क्या है, प्रिंट करने हैं। आपको क्या है कि प्रिंट करने हैं। आपको मान लो कि यहाँ पे टेम्परेचर आपने लिया, आपको पहले से, अब क्या है कि आपको टाइप करने पड़ रहे हैं, लेकिन पहले से आपको कई सारे कई माने सिटीज़ या कई अलग तरीके के टेम्परेचर मिल गया। अब इस टेम्परेचर को डिग्री में पेस्ट, आपको फॉर्म डिग्री के फॉर्म के अंदर में आपको ये करने हैं, कन्वर्ट करना है। तो आप एक एक के अंदर जाओगे, ओ लिखोगे और फिर ओ को सुपरस्क्रिप्ट करोगे। ये चलो आपके पास 100 है तो आपको 2.5-3 घंटे लगेंगे, लेकिन अगर 1000 हुआ या लाख हुआ तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। तो इसका ट्रिक क्या कहता है कि आप उसके बगल वाले सेल में ओ को लिखो और इस पे आप सुपरस्क्रिप्ट अप्लाई करो। ऊपर चला गया, देन आप इसको छोटा कर दो, उसके बाद इसको सेलेक्ट करो, पूरे को नीचे तक ड्रैग कर देता हूं मैं क्या करता हूं कि इसको सेलेक्ट करके मैं लेफ्ट कर देता हूं, इसको सेलेक्ट करके मैं राइट कर देता हूं। ठीक है, इसको सेलेक्ट करके अब इसमें आपको क्या है कि मैं फॉर्मेट सेल में जाता हूं और फिर मैं इसकी बैकग्राउंड कलर व्हाइट कर देता हूं ताकि ये लाइनिंग ना दिखे, और फिर बॉर्डर में मैं इसको बॉर्डर लगाता हूं, और ए बॉर्डर मैं नहीं डालूंगा, मैं बीच का बॉर्डर डालूंगा। अब कोई कह नहीं सकता है कि ये टेम्परेचर का अलग से कॉलम में डाला गया। ठीक है सर? सर एक एक सेल को ऊपर करना है। अगर आप कॉन्कैटिनेट करोगे तो आपका इस तरह से आएगा ना सर? आप इसमें आप सुपर स्क्रिप्ट अगर आप कर देते हो तो फॉर्मूला क्या करता है, एक्सेल की ओरिजिनल वैल्यू पे लेता है। अब इसी में करो ना, मान लो कि यहाँ पे आपने 12 लिखा, इसमें कॉन्कैटिनेट करते हैं हम यहाँ पे। ठीक है, एक चीज़ आप क्लियर कर लो कि यहाँ पे देखो, देखा आपने, बात वही हो गई, क्योंकि कोई भी फॉर्मूला सेल की वैल्यू के ऊपर करता है और कोई भी फॉर्मेट जस्ट सेल की विजिबिलिटी को चेंज करता है, ओरिजिनलिटी को चेंज नहीं करता है। और कोई भी फॉर्मूला ओरिजिनल वैल्यू पे लगता है, फॉर्मेट की गई वैल्यू पे नहीं लगता है। ठीक है सर? तो इस चीज का ध्यान आप रखिएगा बाकी में। अब आगे बढ़ते हैं और एक और चीज हम सीखते हैं इसमें। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे एक मिनट इसके हटा देता हूं बॉर्डर में। कभी कभी क्या होता है कि आपको अगर मान लो कि सेम ये रिपोर्ट के साथ सिंगल उदाहरण पर ये रिपोर्ट के साथ हो सकता है, तो आपको इसमें कोई गलत है तो आप लोग क्या करते हैं, अपने नोट, अगर प्रिंट आउट होगा तो आप लोग नोट पैड से क्या कर, प्रिंट आउट होगा तो अपने पेन से आप क्या करते हो, तो इस तरह का क्रॉस का निशान लगा देते हो। जो सही होता है उसको इस तरह से आप चेक का निशान लगा देते हो। लेकिन ये तुमने पास ड्राइंग टूल्स थी, अलग ड्राइंग टूल्स ही एक्सेल की थी, तो मैंने एक कर लिया। बट अगर आपको खुद से करना हो तो कैसे करोगे? तो उसके लिए हम बॉर्डर टूल्स का अप्लाई करेंगे। कैसे? इसको सेलेक्ट करते हैं, बॉर्डर में जाते हैं। जब बॉर्डर में आप जाते हो तो आपके पास चारों तरफ से अप, मिडल, बॉटम,
लेफ्ट, सेंटर, मिडल एंड ए आपका क्रॉस, क्रॉस इनसाइड, क्रॉस आउटसाइड, ये होता है। और आप चाहो तो कलर चेंज भी कर सकते हो। छोटे मोटे ट्रिक्स है जिसका यूज आपने नहीं किया है, लेकिन कभी इसकी यूज जरूरत पड़ गई तो फिर आप प्रॉब्लम में पड़ जाओगे। ठीक है, टिक का निशान चाहिए तो क्या करो, बॉर्डर में। आप लोगों की स्क्रीन सही दिख रहा है ना? अगर प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा कि आपको स्क्रीन सही नहीं दिखे या कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो तो। प्रदीप जी आपको भी सेम कर रहा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम हो तो बता दीजिएगा। और मैं F4 प्रेस जब करता हूँ तो F4 प्रेस से क्या होता है, मेरी लास्ट जो एक्टिविटी है वो रिपीट होता है। इसका यूज कर सकते हो आप। पर प्रॉब्लम है जैसे कि प्रदीप जी ने बोला, जैसे आपने बोला कि इसको अगर मुझे मान लो कि जो सही का निशान लगा उस पर कंडीशन लगाना है मुझे, तो ये पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि हम किसी भी फॉर्मेट के ऊपर कंडीशन नहीं लगा सकते विथ नॉर्मल एक्शन। हाँ, VBA के थ्रू हम लगा सकते हैं। अब मुझे तभी क्या आया कि मैं साइड में यहाँ पे क्रॉस का निशान लिखना चाहता हूँ जिसको मैं कंडीशन दे सकूँ। तो एज ए करैक्टर, ये तो एज ए बॉर्डर था, एज ए फॉर्मेट था। अगर मुझे एज ए करैक्टर चाहिए राइट का निशान या क्रॉस का निशान, तो क्रॉस के लिए तो हमारे पास X है, लेकिन राइट के निशान के लिए क्या है? तो उसके लिए आप कैप्स में P को टाइप कीजिए और इस पे आप एक सबसे बाइंडिंग टू, सबसे लास्ट में फॉर्मेट आता है, फॉन्ट आता है, सॉरी, बाइंडिंग टू को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, बाइंडिंग टू सिलेक्ट करके तो कैप्स में P और कैप्स में O अगर डालते हो तो आपका क्रॉस होगा। ठीक है, तो कैप्स में O लिखेंगे तो क्रॉस बन जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि मैंने ये तो बाइंडिंग टू का फॉन्ट लगाया, फॉन्ट जो है किसी ऑफिस, MS ऑफिस का पार्ट नहीं है, फॉन्ट पार्ट है आपका विंडो का। अगर आपने विंडो इंस्टॉल करते समय आपका मान लो कि वो पार्टिकुलर बाइंडिंग टू का फॉर्मेट क्रैश हो गया या स्क्रैच हो गया, वो नहीं कॉपी हुआ, या फिर आपके विंडो से किसी ने डिलीट कर दिया, कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो उस केस में आप कैसे करोगे, इस तरह के सैंपल कैसे लाओगे? क्या आपके पास क्रॉस के लिए तो X है, राइट के निशान के लिए क्या है? क्या सर, बॉर्डर पे हमने क्या बोला, हमें प्रॉब्लम क्या है कि हमें इस पे कंडीशन लगानी है। कुछ और सोचिए सर। सिंबल वगैरह तो, सिंबल ये जो फॉन्ट से ही तो सिंबल आता है ना, जब आपका पास फॉन्ट ही नहीं है तो सिंबल कहाँ से आएगा? एक सेकंड होल्ड कीजिएगा सर। कोई बात नहीं, इतना जल्दी मिलेगा नहीं, क्योंकि मैं इस तरीके का 2.5 घंटे में खोजा था। क्या कैसा तरीका बताता हूँ, आप कैप्स में J को लिखो, आपके पास अलाइनमेंट में एंगल चेंज करने का होता है। इसको आप -45 डिग्री के एंगल पे रोटेट कर दो, कुछ समथिंग ऐसा बन जाएगा। समझ गए सर? प्रदीप जी समझ में आया? बेसिकली मैं जो भी चीज़ें आपको, जो भी एग्जांपल मैं बताता हूँ उसके पीछे मैंने काफ़ी मेहनत की हुई है, मुझे इजीली नहीं आया हुआ है। इस चीज़ को जानने के लिए मुझे 2.5 घंटे लगे थे।
ठीक है। उसके बाद हम आगे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास आता है, हमने फॉर्मेट को अच्छी तरीके से सीख लिया। फॉर्मेट में कोई दिक्कत तो नहीं है। स्ट्रिक्ट लाइन होता है, बीच बीच काटने के लिए होता है, बाकी फॉन्ट है, बोल्ड इटैलिक आप कर लेते हो। बॉर्डर को हमने अच्छी तरह से सीख ही लिया। फिल भी आपको आता ही है। फिल में कोई आपको एक फिल इफेक्ट वगैरह होता है जो इस तरह का 2 कलर का मिक्सअप आप इफेक्ट दे सकते हो, ठीक है। तो फिल भी दिक्कत नहीं है। अलाइनमेंट में आते हैं, अलाइनमेंट की बारी आती है। अलाइनमेंट में आप लेफ्ट आउट, ठीक है सर। अब आगे बढ़ते हैं। अलाइनमेंट में हमारे पास एक आता है रैप टेक्स्ट। आप लोग रैप टेक्स्ट यूज करते हो? अब रैप टेक्स्ट क्या करता है कि यहां से रैप करने से आपके वैल्यू को इंक्रीज कर देता है, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि इंक्रीज अपने हिसाब से करता है। लेकिन मान लीजिए आपको आप जैसे मान लीजिए कुछ नंबर दिख रहे हो, स्पेस दिया आपने, आपको अपने हिसाब से तोड़ना है इसको, तो आप टाइप करते समय ऑल्ट एंटर प्रेस कीजिए, वो वहीं से कर्सर नीचे जाएगा। फिर टाइप कीजिए, फिर ऑल्ट एंटर, ठीक है सर। तो ऑल्ट एंटर से आप ब्रेक करके कर सकते हो। दूसरा मर्ज, आप लोग मर्ज करते हो तो क्या होता है कि सारे कई सारे सेल, तो मर्ज करने में क्या होता है, इकट्ठा आपका सेल मर्ज होता है ना सर। लेकिन एक बार आपको मान लो सिर्फ रो मर्ज करना है या सिर्फ कॉलम मर्ज करना है, मतलब मर्ज क्रॉस करना है आपको। कहने का मतलब ये था कि मैं सिर्फ इस तरह से मर्ज करता हूँ, कभी कभी फॉर्म वगैरह बनाने में इसकी ज़रूरत पड़ जाती है हमें, तो एक एक करके मर्ज करना पड़ जाता है। तो उस केस में अगर ऐसी सिचुएशन कभी बनी आपकी फॉर्म वगैरह बनाने में, तो आप यहाँ पे मर्ज अक्रॉस यूज कीजिए। मर्ज अक्रॉस करने से क्या होता है कि आपका 1 बाय यहाँ पे इस तरह से मर्ज होगा, ठीक है। इसमें एक चीज़ और आता है कि जैसे कुछ भी आप टेक्स्ट लिखते हो एक सेल के अंदर में, आपकी कॉलम की साइज से और आगे निकल जाता है, तो आप दो तरीके, एक तो आप रैप करके रो की साइज बढ़ा लेते हो, या फिर इस पर डबल क्लिक करने पे आपका ऑटो फिट हो जाता है। लेकिन सिचुएशन कभी कभी ऐसी, जब रिपोर्ट ऑटोमेशन हम करते हैं, रिपोर्ट ऑटोमेशन में कभी ऐसी सिचुएशन बनती है कि उसमें आपका, मुझे कॉलम की साइज नहीं बढ़ानी है, मैं चाहता हूँ मेरे कॉलम में जितना एरिया है उतना एरिया फिक्स हो जाए। मतलब कि मैं चाहता हूँ कि जितना बड़ा कॉलम है मेरा, उतने मेरे कॉलम में मेरा टेक्स्ट फिट हो जाए। अगर कॉलम बड़ा होता है तो बड़ा हो जाए, अगर छोटा होता है तो छोटा हो जाए। तो उसके लिए हम यूज करते हैं श्रिंक टू फिट, ठीक है। श्रिंक टू फिट में छोटा हो गया, जैसे मैं कॉलम बड़ा करता हूँ बड़ा हो जाएगा। तो बड़ा कब तक होगा, अपने ओरिजिनल साइज तक ही होगा। ऐसा नहीं कि आपने पूरा घिस दिया तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ये अपने ओरिजिनल साइज तक ही बड़ा होगा, जो आपका ओरिजिनल साइज है। क्लियर है सर? ओके, अब नेक्स्ट आते हैं। अब हमने फॉन्ट पढ़ लिया, हमने अलाइनमेंट पढ़ लिया, फिलिंग पढ़ लिया। अब नेक्स्ट हमारे पास होता है फॉर्मेट्स में, जिसमें आपका आता है नंबर फॉर्मेट। देखिए, नंबर फॉर्मेट आपका एक्सेल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक्सेल में हम लोग नंबर पे ही ज़्यादा काम करते हैं। तो नंबर फॉर्मेट इज इंपॉर्टेंट पार्ट है। बाय डिफॉल्ट आपका जनरल होता है। नंबर में आके आप इसकी करेंसी का जो है 1000 सेपरेटर और यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू चेंज कर सकते हो। जैसे कि माइनस में गया तो माइनस सिंबल देखिए या रेड हो जाए, या फिर आपका ब्रैकेट में आए, जैसे यूएस का इसका यूके का जो सिंबल है कि माइनस में, वहाँ पे रेड एंड ब्रैकेट में लेके आते हैं। सेम करेंसी में आइए तो करेंसी का सिंबल लगा सकते हो। एक सिंबल भी होता है, साथ में आपका करेंसी कोड भी होता है। जैसे कि यूरो का UR, यूएसडी का USD,
INR। अब इंडियन रुपीज़ करेंसी भी हमारे इसमें है। अब मेरे पास मिलेंगे क्योंकि मेरा लेटेस्ट विंडो है। आप लोगों के पास लेटेस्ट विंडो नहीं होगा तो नहीं मिलेगा। मैंने लेटेस्ट विंडो इट मीन्स विंडो 8। आपके पास अगर विंडो 7 वगैरह है तो नहीं मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैंने पहले बताया कि फॉन्ट जो है पार्ट ऑफ द विंडो है। ठीक है, लेकिन अगर ओल्ड विंडो है आपका, विंडो 7 XP वगैरह है, तो उस पर भी मैं बताऊंगा किस तरीके से हम करेंसी इंडियन करेंसी सिंबल यूज कर सकते हैं। अकाउंटिंग की बात आते हैं तो अकाउंटिंग में नॉर्मल आपके अकाउंटिंग के सिंबल है तो आप लोग आते ही हैं, लेकिन अकाउंटिंग का एक और यूज करते हैं जो आपको मैं बताना चाहूँगा अभी। कभी कभी हम रिपोर्ट बनाते हैं, रिपोर्ट के अंदर हमारे पास फिगर्स होते हैं, और वो फिगर कभी कभी मेरा क्या होता है कि कहीं कहीं पे जीरो होता है। अब जीरो जो है दिखता नहीं है सही से, जीरो जो है आपका वो सही से दिखता नहीं है। तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, उस केस में हम लोग नंबर फॉर्मेट में जाते हैं। नंबर फॉर्मेट में जाने के बाद हम क्या करते हैं, अकाउंटिंग में हमें यहाँ पे नन कर देते हैं, डेसिमल प्लेस से जीरो कर देते हैं। तो क्या होता है, जीरो जो है वो कन्वर्ट हो जाता है डैश में। एक्चुअली में डैश में से विजुअल होता है, लेकिन ओरिजिनल वैल्यू आपकी जीरो ही होती है। इससे हमें फर्क पड़ जाता है, एक दिख जाता है रिपोर्ट पे कि जीरो कहाँ पे। तो अकाउंटिंग ऐसे यूज करते हैं। डेट, आप अपने हिसाब से डेट फॉर्मेट यूज कर सकते हो। टाइम का फॉर्मेट यूज, लेकिन टाइम में एक चीज़ और है, अगर आपने कहीं पे मोर देन 44 आवर का आपने टाइम लिखा, मैंने किसी का ओवर टाइम मैंने 45 आवर्स मैंने लिखा है, 24 आवर से अगर ऊपर का डेट है, उसका फॉर्मेट अगर आपने कोई और टाइम फॉर्मेट चेंज कर दिया तो आपका वो 24 से ऊपर दिखेगा नहीं। 23 पर 0 then 1, जैसे यहाँ पे आपको 21 दिख रहा है ना, क्योंकि 23 होते ही 24 आवर होते ही क्या होता है, वो कन्वर्ट हो जाता है 1 डे में, ठीक है। इसीलिए हम यहाँ पे 37, 30, 55 का फॉर्मेट यूज करेंगे ताकि आपका उस फॉर्मेट में दिखे जो फॉर्मेट में है। उसके बाद है फ्रैक्शंस। तो फ्रैक्शन में हम आते हैं 2.5 मैंने यहाँ पे टाइप किया। अब इसको मैं फ्रैक्शंस के जरिए जो है ना कुछ अलग दिखा सकते हो आप, मतलब कि इस तरीके से 1/2 इस तरीके से दिखा सकते हो आप। तो वो आपको फ्रैक्शन से पता चलेगा। तो उसके लिए कैसे करोगे, आप होम में जाइए, नंबर फॉर्मेट पे जाइए, फ्रैक्शन पे आइए, और यहाँ से जो लेवल सेलेक्ट करना चाहते हो वो लेवल सेलेक्ट कर लो, अपने आप आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है सर। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसमें हम साइंटिफिक नॉर्मल टेक्स्ट। अब टेक्स्ट और कस्टम की बात आती है, उस पर हम पढ़ते हैं। वो अब आपकी इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है, उसको चलिए देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मुझे इस कॉलम में चेक नंबर लिखना है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 00 इस तरह से चेक नंबर होते हैं। अब एंटर मारते ही क्या होता है, चेक मेरा गायब हो जाता है, 00 गायब हो जाता है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सिंगल कोड में कन्वर्ट करते हैं और फिर देन सिंगल कोड डालते हैं। सिंगल कोड डालने से क्या होता है कि आपका नंबर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। टेक्स्ट फॉर्मेट में होता तो नंबर ही है, बट एक्सेल इसको एज ए टेक्स्ट ट्रीट करता है। तो मुझे पूरे कॉलम में चेक नंबर ही लिखे हैं, तो हर बार मैं सिंगल कोड क्यों लगाऊं। मैं इसको सिलेक्ट करूंगा नंबर फॉर्मेटिंग में,
यहाँ पे टेक्स्ट पे जाके टेक्स्ट में कन्वर्ट कर दूंगा मैं इसको। अब यहाँ पे मुझे सिंगल कोट डालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम का क्या, हाँ मतलब कि आप एक बार चेक में कन्वर्ट नहीं, सिंगल कोट 0 तो डालना ही पड़ेगा आपको, मैं कोड डालने की जरूरत नहीं है। अब आपका आप जो भी यहाँ पे काम करोगे ना वो आपका टेक्स्ट में होगा, इस पर कोई भी मैथमेटिकल फॉर्मूला या फिर कोई भी नंबर नहीं रीड की जाएगी, इसमें जो भी टाइप करो टेक्स्ट होगा। नहीं आप नहीं अगर आपने नंबर यहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना, हाँ इसके ऊपर अगर आपने इसको फॉर्मेट में अगर टेक्स्ट में आपने कन्वर्ट कर दिया तो टेक्स्ट बन गया है। तो नहीं अगर आपको आगे इसके आगे नहीं इसके आगे आपको 0 लगाना है। हाँ नहीं एक वन टाइम ये ऑटोमेटिक आता है, वन टाइम अगर इसको अगर इग्नोर कर दिया तो अब ये पुट नहीं हो सकता। तो उसके लिए आप इसको क्या करना है, आपको टेक्स्ट में नंबर में कन्वर्ट करना है कि टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। सिंबल नहीं, एक बार आपका इग्नोर हो गया तो सिंबल सेव नहीं होता। जिस सॉफ्टवेयर से आप डाउनलोड करते हो उसमें इग्नोर हो जाता होगा या फिर उसकी प्रॉपर्टी ऑलरेडी टेक्स्ट में होती होगी इसलिए। हाँ तो होता है क्या है कि वेबसाइट्स में क्या होते हैं, जब भी आपको वेबसाइट बना कोई भी डेटाबेस होता है ना तो उस कॉलन के अंदर टाइप की वैल्यू की प्रॉपर्टी डिजाइन की जाती है। आपने अगर SQL पढ़ा होगा, एक्सेस पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि हम अगर फील्ड नेम अगर डिफाइन करते हैं तो फील्ड नेम के अंदर में हम डिफाइन ये करना पड़ता है कि इसमें कौन सी वैल्यू टाइप होने वाली है, किस तरह की वैल्यू प्रॉपर्टी हर डेटाबेस के अंदर में होता है। तो जो आपका अकाउंट जो भी नंबर जो भी है उसकी जो उसकी अगर प्रॉपर्टी में उसने अगर कैरेट सेलेक्ट कर रखा होगा तो फिर नहीं होगा, फिर तो नंबर ही जाएगा उसमें। एग्जांपल में अगर मैं आपको दिखाऊं, नहीं सर मैंने एक्सेल में आपको एज ए टेक्स्ट लेके जाना है, ज़्यादा है कैसे एज ए नंबर, और एज ए टेक्स्ट हाँ हाँ तो नंबर में कन्वर्ट होता है। F2 सर आप क्या बोले, अगर सुनो अगर मैं इस पे डबल F2 मारता हूँ तभी आ रहा है ना, ये बोल रहे हो ना आप। तो इसका एक और इसका अब मेरे पास इसका एक और तरीका है, शायद वो कारगर हो जाए। टेक्स्ट टू कॉलन में फिनिश, नहीं तो नंबर में कन्वर्ट हो गया। जैसे कि आपने इसको कॉन्कैटनेट, इसको एक में करता हूँ, कॉन्कैटनेट किया मैंने और इसमें मैंने सॉरी और इसको सेलेक्ट किया मैंने, कॉपी किया, पेस्ट वैल्यू पेस्ट, और इसको टेक्स्ट कॉलन एंड फिनिश। हाँ
सर वो मुझे दिखाना पड़ेगा आपको कि है डेटा क्या, मैं नेक्स्ट टाइम देख लूँगा आपको, ठीक है। हाँ तो ये तो हो गया ना, जो F2 मारते क्या होगा, इसको एज ए टाइपिंग लेता है। जैसे आपने F2 सेलेक्ट करके मारा तो इसको, हाँ तो ये आप बोले ना कोड चाहिए, तो इस तो कोई बात नहीं सर, सेम होता है। अगर आपने नंबर आपके पास कोई लिखा हुआ है, अब यहाँ पे चीज़ को समझिए, कोई नंबर आपका लिखा हुआ है, जैसे ये जो नंबर आपने लिखा है ना 285424, ठीक है ना। अगर मैंने इसको सेलेक्ट करके फॉर्मेट सेल में गया, इसको अगर मैंने टेक्स्ट बना दिया, तो ये दोनों सेम है, दोनों अलग नहीं है। इस बात को मैं सत्यापित कर सकता हूँ। हाँ एक काम और हो सकता है, आपको फॉर्मूला, आप एक कर सकते हो कि फॉर्मूला विथ फॉर्मूला अपलोड होता है आपका। एक टेक्स्ट का फॉर्मूला है, उसको अप्लाई करके देखो सर। टेक्स्ट का फॉर्मूला है, अब ये आपका दोनों सेम है, ऑल्सो है। अच्छा इसकी प्रॉपर्टी अलग है ना, इसके फॉर्मेट अलग है, फिर इसको कन्वर्ट कर दो आप इसमें टेक्स्ट में, देन आपका ये दोनों एक ही दिखेगा। बहुत सारा टेक्स्ट का फॉर्मूला भी आपको लगाओगे ना तो टेक्स्ट रिटर्न करता है आपका ये। मैं इसको ऑल्टरनेटिव ढूंढ के बताऊंगा आपको, ठीक है। लेकिन फिलहाल मेरे पास कोई और प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम आपके सामने है। प्रॉब्लम ये है कि अभी हमने इसको कन्वर्ट टू नंबर कर दिया, तो कन्वर्ट टू नंबर में क्या हो गया, किसके जीरो गायब हो गए। अब मुझे इस पे वापस जीरो लगाने, तो क्या कोई सोल्यूशन है आपके पास? मुझे 6 डिजिट मेंटेन करना है और मैं इसकी प्रिंट आउट चाहिए मुझे। हाँ हाँ वही करना पड़ेगा। हाँ मैं कस्टम पे जाऊंगा, यहाँ पे 6 टाइम जीरो डालूंगा, 1 2 3 4 5 6। तो जब 6 टाइम जीरो डालता हूँ तो होता तो एज ए नंबर ही है, बट आपका जो डिस्प्ले होता है वो डिजिट मेंटेन कर देता है, 6 डिजिट को मेंटेन कर देता है आपका। जैसे यहाँ पे देखिए 002541 हो गया, लेकिन एक्चुअल में आपका 00251 ही है। अगर आपका कहीं पे लिखा हुआ है, कहीं भी अगर आपका फॉर्मेट है उसमें अगर आपने लिखा हुआ इस तरह से सिंगल कोड लगा के 0002541, तो ये आपस में मैच नहीं करेगा। डिस्प्ले दोनों का एक ही है, बट आपका आपस में मैच नहीं करेगा क्योंकि इसकी वैल्यू अलग अलग है। तो आप चाहते हो कि नहीं एज ए डिस्प्ले नहीं, मुझे एज ए ओरिजिनल चाहिए सेम, तो उसके लिए आप टेक्स्ट फार्मूला यूज कर सकते हो। टेक्स्ट फार्मूला, और इसके अंदर में आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 जो चीज़ वहाँ पे डाला सेम चीज़ यहाँ पे डाल के आप लेके आ सकते हो, ठीक है। उसी तरीके से मोबाइल नंबर मैं लिखता हूँ, तो मोबाइल नंबर लिखने में हाँ मैच हो जाएगा पूरा तरह से। देखो मैं इसको अगर यहाँ रख दूँ ना, मैच हो गया। प्रदीप जी आपको समझ में आ रहा है ना सर? अब यहाँ पे मैंने मोबाइल नंबर लिखा, तो मोबाइल नंबर जब लिखता हूँ तो क्या होता है कि मुझे इसमें +91 कंट्री कोड लगाना है, +91। लेकिन जैसे मैं +91 का सिंबल लगाता हूँ फॉर्मूला, क्योंकि फॉर्मूला हम 3 चीज़ें स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो स्टार्ट करते हैं इक्वल से, एक स्टार्ट कर सकते हैं प्लस से, एक बार से माइनस से, और मुझे हर बार +91 लिखना पड़ जाता है। मैं चाहता हूँ कि मैं सिर्फ मोबाइल नंबर लिखूँ, +91 ऑटोमेटिक लग के आ जाए। तो
तो मैं इस पूरे कॉलम को सिलेक्ट करूंगा, नंबर पे जाऊंगा, कस्टम +91, फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 जीरो डाल दूंगा। अब मैं यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिखता हूँ, तो +91 ऑटोमेटिक लग के आ गया। अब इसमें जीरो लगाने में एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है कि मैं यहाँ पे कोई मोबाइल नंबर गलत लिख दिया, फिर भी इसने हम पूरा जीरो मेंटेन कर दिया। इसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि हमें पता नहीं चला कि हमारा नंबर जो है कौन गलत है कौन सही है। तो इस केस में मैं बताऊंगा कि जीरो वहां पे हम लगाते हैं जहां पे मुझे डिजिट मेंटेन करना है। तो अगर 10 डिजिट है तो 10 डिजिट होना चाहिए, अगर 10 डिजिट से कोई कम होता है तो आगे जीरो लगा के 10 डिजिट मेंटेन कर दो, जस्ट लाइक अकाउंट नंबर, जस्ट लाइक चेक नंबर, ठीक है ना, या फिर जिप नंबर। तो यहाँ पे हम जहां पे मुझे डिजिट मेंटेन नहीं करने हैं वहां पे हम हैश लगाते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड ओके। ठीक है, ऐसे मुझे टेलीफोन नंबर लिखने हैं। मैं +91 और STD कोड साथ में लगाना चाहता हूँ, मैं अपना टेलीफोन नंबर। तो कस्टम में जाऊंगा, यहाँ पे करूंगा +91 011 और फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि इंडिया में 8 होता है मोबाइल नंबर टेलीफोन नंबर। अब इसे मैं 2996760 अपना टेलीफोन नंबर डाला तो +9 ऑटोमेटिक आ गया। दूसरा कि मैं अपना मीटिंग आईडी आप लोगों को SMS या मेल करता हूं, तो मीटिंग आईडी में क्या होता है कि हर 3 डिजिट के बाद क्या होता है, आपका एक डैश लगा होता है। तो मैं सेम यहाँ पे करना चाहता हूँ कि इसमें डैश लगाना चाहता हूँ। तो मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, कस्टम पे जाता हूँ और फिर यहाँ पे करता हूँ 1 2 3 डैश 1 2 3 डैश 1 2 3 एंड ओके। फिर यहाँ पे करूँगा मैं कोई भी नंबर डालूं तो अपने आप डैश लग जाएगा। अब एक चीज़ और देखिए कि कभी भी आप एक्सेल के अंदर में नंबर लिखते हो तो पता है कितने डिजिट तक नंबर आप टाइप कर सकते हो? 11 डिजिट तक आपका नंबर नॉर्मल विजुअल होता है। जैसे आप मोर देन 11 डिजिट डालते हो आपका नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में चला जाता है। अब इसको बड़ा छोटा कर साइंटिफिक फॉर्मेट जो होता है हमारा उस फॉर्मेट में चला जाता है, इस साइंटिफिक फॉर्मेट में। तो आप चाहते हैं कि जो आपका नंबर साइंटिफिक फॉर्मेट में उस नंबर को नॉर्मल दिखे, तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक जीरो या फिर एक हैश यहाँ पे टाइप कर दीजिए। लेकिन ये भी आपको दिखेगा सिर्फ 15 डिजिट तक, 11 12 13 14 15 तो 50, हाँ 50 सॉरी 14 था 15। अब इसमें अगर मैं 15 डिजिट से ज़्यादा नंबर डालूंगा, जितना डिजिट में डालूंगा उतना आगे जीरो लगा देगा। ऐसा क्यों? क्योंकि नॉर्मल आपके पास जो आपका पर्सनल पीसी जो है उस पीसी की कैलकुलेशन कैपेसिटी 15 डिजिट तक का ही है। इससे आगे की डिजिट की कैलकुलेशंस के लिए बनाया सुपर कंप्यूटर, क्योंकि हमारा जो कंप्यूटर का बेस जो है वो कैलकुलेटर ही है। ठीक है ना? तो इसी से आगे कंप्यूटर के लिए आपका सुपर कंप्यूटर, जैसे इंडिया में सुपर कंप्यूटर परम 2 है, परम 1 परम 2 परम कंप्यूटर, तो इसका यूज करते हैं हम लोग। तो क्लियर है आपको चीज? तो कस्टम फॉर्मेटिंग की आपकी एक और क्लास होगी, वो होगी मंडे को। ठीक है, कल आप लोगों की एक्स्ट्रा क्लासेज है, कल एक बैच चल रहा है जो कि आपकी क्लास से 2 क्लास आगे है। तो कल मैं आपको नहीं क्लास के साथ आपको पढ़ाऊंगा एडिटिंग का पार्ट, ये सॉर्टिंग फिल्टर और पाइवट वगैरह पढ़ाऊंगा आपको मैं। ठीक है, बाकी चीज़ें मैं आपको जो है मंडे को, जो बैच आपका जैसे चल रहा है नॉर्मल है, वो बैच आपको मंडे को लेके चलूंगा। ठीक है ना? तो इस तरीके से आप लोग ही, प्रदीप जी आपको ही बता रहा हूँ, अगर आपको कोई एक्स्ट्रा क्लासेज या कोई और चीज़ सीखना हो, या फिर आप घर पे बैठ के मूवी देख रहे हो
तो मूवी देखने के बजाय मेरी क्लास में ज्वाइन कर लिया करो, क्योंकि मेरी क्लासेस सुबह 5 बजे से लेकर रात के 11 बजे तक चलती रहती है और मैं पूरे दिन एक्सेल ही पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। तो मैं किसी को बाउंडेशन नहीं देता हूँ कि आपकी टाइमिंग अगर 7 to 8 की है तो आप 7:30 या 7 to 8 में ही आ सकते हैं, दूसरे बैच में आपको आने का अलाउ नहीं है। आप किसी भी बैच में आ सकते हो, बस आप एक बार मुझसे कॉल करके मुझसे आईडी ले लो। बस ये होगा कि वो पढ़ाई किसी और के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है सर। हाँ, सैटरडे संडे हमारे पास जो बैच सिर्फ सैटरडे संडे आते हैं उनकी क्लासेस चलती है। मेरे पास 2 तरह की क्लासेस है, मंडे टू फ्राइडे जो कि आप लोगों की होती है, सैटरडे संडे उनकी होती है, सिर्फ सैटरडे संडे ही कर पाते हैं, जिसको ऑफिशियल आवर होते हैं जो सुबह 8 बजे ऑफिस निकल जाते हैं, रात को 12 बजे ऑफिस से आते हैं। ऐसे बंदों जो नहीं ले सकते डेली क्लास, तो वो सैटरडे संडे आते हैं, 2.5-2 घंटे मुझसे पढ़ते हैं। तो उसमें बेनिफिट क्या होता है कि वो ऐसी क्लासेस में आप लोग जो मंडे टू फ्राइडे में आते हैं उनको भी इंक्लूड कर लेता हूँ एक्स्ट्रा क्लासेस में कि आप आ जाओ, आप भी पढ़ लो। ठीक है सर। वीवी का लेक्चर चल रहा है इवनिंग में 9:30 to 10:30, आपकी एक क्लास बाद। ये जो क्लास है 8:30 to 9:30 चलेगा, देन 9:30 to 10:30 इवनिंग में चलेगी क्लासेस। ठीक है, आप मुझे कॉल कर लीजिए, कॉल करके मुझसे नंबर ले लीजिएगा, आईडी ले लीजिएगा। ठीक है, ठीक है अरविंद। हाँ होगी, आज होगी।